हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपका चैप्टर रेशियो कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात चैप्टर को करने वाले हैं। हालांकि पार्ट दोनों एक ही है, अलग अलग भी इनको पढ़ लिया जाता है और एक साथ भी इनको पढ़ लिया जाता है। हम एक साथ चल रहे हैं इनको लेकर, ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरू। कल एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, का आंसर बताएंगे जल्दी से, फिर हम अपना जो आज का टॉपिक है प्रोपोर्शन उसे शुरू करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है। बेसिकली दो तीन तरह के सवाल हैं जो उसमें पूछे जाते हैं। ये कल का होमवर्क था कि एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। ओके। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। वेरी गुड। यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो 2, 3, 5 है, बैग में कुल कितनी धनराशि है? तो कल कराई दिया था मैंने आपको, स्पेशल केस वाला सवाल था कि जब हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा और सिक्कों की ओरिजिनल संख्या दी होगी, तो हमें इस संख्या के रेशियो को मूल्य के रेशियो में बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों? भाई हमें दिया हुआ है 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है? और सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है? आप कहेंगे सर 2, 3 और 5। नॉर्मली सवालों में जब हमें सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होता है तो हमें सवालों में धन राशि यानी कि अमाउंट भी दी होती है, अमाउंट भी। लेकिन यहां उसने सिक्कों की संख्या का रेशियो दे दिया और सिक्कों की कुल संख्या दे दी, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हम अमाउंट में नहीं बदलेंगे, हम सिक्कों की अलग अलग संख्या निकालेंगे। हम कहेंगे 5, 3, 8, 8, 2, 10। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 240 सिक्के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 240/10 यानी कि 24। तो 2 यूनिट की वैल्यू 24 दूनी 48, 24 से गुणा करते चले जाओ। 24 तिया 72 और 24 पंजे 120। तो आपने क्या किया? आपने सिक्कों की ओरिजिनल संख्या निकाल दी कि ओरिजिनल अलग अलग संख्या क्या है सिक्कों की। आपसे कह रहा है बैग में कुल धनराशि कितनी है, बस मल्टीप्लाई कर दो। आप कहेंगे कि सर 5 रुपए के 48 सिक्के हैं, तो धनराशि कितनी हो गई? 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 240 रुपए। 10 रुपए के 72 सिक्के हैं तो 720 रुपए हो गए। 20 रुपए के 120 सिक्के हैं तो 240, 2400 रुपए हो गए। बस तीनों को जोड़ दो। 24 और 7 31, 2 3380 रुपए, 3360 रुपए, सॉरी। टोटल कितना पैसा हो गया? टोटल 3360 रुपए हो गया। बस इतना काम आपने करना है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्रोपोर्शन। रेशियो चैप्टर बहुत डिटेल में हम लोगों ने किया, बहुत डिटेल में, ठीक है? हर टाइप हमने रेशियो का कवर किया। अब हम आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर जिसका नाम है समानुपात। क्या नाम है बच्चा? समानुपात, या फिर जिसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है भाई। देखो, जैसे हमने रेशियो को नाम से ही क्लियर किया था, अब जो ये चैप्टर है ना आपका समानुपात, ये बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो जाएगा। समानुपात को अगर मैं अलग अलग तोड़ूं तो मैं कहूंगा सम प्लस अनुपात। भाई हिंदी आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे एसएससी जीडी के लिए। तो सम प्लस अनुपात, ठीक है? सम को क्या कहते हैं? सम को कहते हैं इक्वल। कोई भी चीज अगर सम है तो उन्हें बोला जाता है क्या? उन्हें बोला जाता है इक्वल। और अनुपात का मतलब है रेशियो। तो डेफिनेशन यानी कि परिभाषा भी आपको क्लियर हो गई कि समानुपात का मतलब है कि जब दो रेशियो हमारे इक्वल हो जाएं। क्या बोला मैंने?
जब दो रेशियो हमारे इक्वल हो जाए उन्हें हम सम अनुपात या फिर समानुपात या फिर प्रपोर्शन भी बोलते हैं। कंडीशन क्या है कि जब एक रेशियो हमारा ए बटा बी है, जब वो दूसरे रेशियो यानी कि सी बटा डी के बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन को हम कहेंगे समानुपातिक कंडीशन है, प्रोपोर्शनल कंडीशन है। कब? जब एक रेशियो ए बटा बी इक्वल्स टू सी बटा डी दूसरे रेशियो के बराबर है। और इसको लिखने का फिर एक और तरीका होता है ऐसे कि ए बटा बी को मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं ए रेशियो बी। भाई कोई प्रॉब्लम है अगर मैं ए बटा बी को ऐसे लिख दूं? आप कहेंगे नहीं सर। और जो ये बीच में इक्वल का साइन है ना, इसको डबल अनुपात बोला जाता है। चार बिंदी आप लगाओगे, दो और दो चार। इस चार बिंदी का मतलब ही क्या होता है? इस चार बिंदी का मतलब ही प्रोपोर्शन हो, यानी कि समानुपात होता है। कि ए अनुपात बी कोई रेशियो है, डबल बिंदी फिर डबल बिंदी, यानी कि समानुपात सी अनुपात डी। ऐसे भी इसको लिखा जाता है, सेम ऐसे भी लिखा जाएगा और इसको इस तरीके से भी देखा जाएगा। ठीक है बच्चा, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, आगे चले। अब इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो एग्जाम्पल से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। क्या मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं इसकी और इसकी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी होगा? भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए गुणा डी इक्वल्स टू बी गुणा सी। और इसी बात को अगर मैं यहां से समझना चाहूं, यानी कि सवाल में अगर मुझे इस तरह की कंडीशन दी हुई है, तो डायरेक्ट मैं क्या कहूंगा, जो पहला संख्या है उसकी लास्ट की संख्या में गुणा कर दो। देखो वही मिलेगा आपको, ए और डी वही मिलेगा। तो पहली की लास्ट में गुणा कर दो, ए गुणा डी, और दूसरी की तीसरी में गुणा कर दो, बी गुणा सी, और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, यही चीज है जो आपको याद रखनी है कि पहली की गुणा लास्ट में और दूसरी की गुणा किस में? दूसरी की गुणा तीसरी में। पहली की मल्टीप्लीकेशन लास्ट में और दूसरी की मल्टीप्लीकेशन तीसरी में। वो हम बराबर यहां भी देखते जा रहे हैं कि भाई ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, और फिर हम इधर भी समझते जा रहे हैं सेम कंडीशन, सेम चीज को। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। अब चलिए थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल। मैंने आपको समानुपात की एक डेफिनेशन बताई कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए, तो हम उन्हें प्रोपोर्शनल कंडीशन या फिर समानुपातिक स्थिति बोलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैंने बोला 5/7 और इधर मैं कर दूं 15/21। क्या ये दोनों रेशियो बराबर हैं? यस और नो में जवाब देना। क्या ये दोनों रेशियो बराबर हैं? यस और नो में बच्चे जवाब देना आप मुझे बताइए। देखो आपको ये जानकर बहुत अचंभा हो सकता है, एसएससी जीडी 2025 जो अभी आपका एग्जाम हुआ है जस्ट अभी, उसमें प्रोपोर्शन से ही 90 से 95% क्वेश्चन प्रोपोर्शन से बने थे। रेशियो चैप्टर को उन्होंने भाव ही नहीं दिया, पता नहीं क्यों। और जबकि मैं कहूंगा प्रोपोर्शन बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन सवाल कुछ अच्छे लेवल के भी पूछे गए थे प्रोपोर्शन में, आपको मैं दिखाऊंगा। वन लाइनर क्वेश्चन थे, दिखने में आसान लगेंगे लेकिन लेवल अच्छा था उन सवालों का। भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दोनों रेशियो बराबर है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। चलो देखते हैं। ये तो 5/7 है। क्या अगर मैं इसको 3 से काटूं, 3×5 = 15, क्या मैं इसको 3 से काटूं, 3×7 = 21? क्या मैं ये कह सकता हूं 5/7 जो है वो 5/7 के बराबर हो गया? भाई हो नहीं गया? ये 5/7, ये 5/7। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों रेशियो जो हैं ये प्रोपोर्शन में है?
समानुपातिक हैं। कह नहीं सकता क्या मैं इसको कि ये 5/7 जो है ये 15/21 के समानुपातिक है, प्रोपोर्शन में है। आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो मैं इसके ऊपर आपको अभी कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, देखना बच्चे। जैसे सवाल देखिए आप, और फिर बताना जवाब इसका क्या होगा। कह रहा है कि यदि 3, 6, 12 और बी लगातार समानुपात में है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो बी का मान क्या होगा। आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, 3, 6, 12, बी। लगातार समानुपात, लगातार समानुपात में मतलब है जो रेशियो 3 और 6 का होगा वही रेशियो 12 और अगली संख्या बी का होगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि पहली और लास्ट की संख्या की मल्टीप्लीकेशन, भाई इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी हुआ, 3b। ये बराबर दूसरी और तीसरी यानी कि 12×6 = 72 के बराबर होगा। देखो 3 से काटेंगे पूरा 24 बार, तो यहां से b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। क्या बचे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, 24। आसान है सवाल, और 2025 जीडी का पूछा गया सवाल था। आगे चलता हूं, एक और सवाल, अगेन 2025 जीडी का सवाल। मैं कह रहा हूं ना 2025 जीडी में, तो ये मान लो एग्जामिनर को प्रोपोर्शन से प्यार हो गया, हर शिफ्ट में सवाल प्रोपोर्शन में से था, हर शिफ्ट में सवाल प्रोपोर्शन में से था। ये सवाल करिए। कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0.3:4.8 समानुपात 0.2:x। बताइए भाई, पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई यानी कि 0.3x बराबर दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई 4.8 गुणा 0.2। तो यहां से x बराबर क्या होगा, 4.8 गुणा 0.2 बटा 0.3। अब आप देखो, यहां पर पॉइंट के बाद एक संख्या और यहां पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या, तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को उड़ा दो, ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को उड़ा दो। अब 3 नीचे बचा है, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3×6 = 18, यानी कि हमें मिल गया 16 गुणा 0.2। तो 16 की 2 में गुणा करेंगे आएगा 32, और यहां एक संख्या पहले पॉइंट है तो यहां भी एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो। उत्तर कितना आ गया, 3.2, कहीं ऑप्शन में होगा, ये रहा सी। भाई देखो 4.8 डेसिमल को डेसिमल से उड़ा दिया, 48 को 3 से भाग दिया, 16 आया। 16 को 0.2 से गुणा किया है तो 16 दूनी 32 होता है। एक संख्या पहले पॉइंट है तो एक संख्या पहले पॉइंट लगा दिया, हो गया। एक और सवाल दूं, चलो ये सवाल देखिए। देखते हैं भाई सवाल को, क्या है सवाल में। सवाल है, किसी समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी, देखो उसने क्या बोला, पहली, दूसरी और चौथी जो संख्याएं हैं वो 31, 12 और 156 है। बताओ तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या आपसे गायब कर दी। भाई उसने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट देखो हमारा जो कंडीशन होती है वो होती है A/B समानुपात C/D। तो ये पहली संख्या होती है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। उसने पहली, दूसरी और चौथी दे दी, यानी कि 31, दूसरी कितनी है 12 समानुपात,
तीसरी संख्या को गायब कर दिया उसने, तो उसको सी ही रहने दो और चौथी संख्या 156 दे दी। बस आपको तीसरी संख्या की वैल्यू निकालनी है। आप वही करेंगे कि पहली और लास्ट की मल्टीप्लाई बराबर दूसरी और तीसरे की मल्टीप्लाई, यानी कि मैं कहूंगा 12C बराबर 31 गुणा 156। तो यहां से C कितना हो जाएगा, 31 गुणा 156 बटे 12। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, गुणा करेंगे 13 एकम 13, 13 ती 39 और 1 40, यानी कि सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 403, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, इस तरह के सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं आपको सवाल और थोड़े से आगे लेकर चलता हूं। जैसे सवाल है आपके सामने, देखिए जरा इसे। यहां आपको जो चार संख्या दी हुई है ये प्रपोर्शन में नहीं है। सवाल को आराम से पढ़ना, ना समझ में आए तो चुप आराम से बैठना। कमेंट में अफरा तफरी मत मचाना, बिल्कुल भी मेरी जिम्मेदारी है आपको ये सवाल दिमाग में सेट करना। आपको कोई चीज समझ में नहीं आती ना, कमेंट में अफरा तफरी मच जाती है, ये क्या हो गया, ये कहां से आ गया। तो थोड़ा तसल्ली करके बैठना, बस पढ़ लेना एक दो बार। मैं बैठा हूं। एक बच्चा कह रहा सर स्लो चलो, मैं फास्ट चल रहा हूं। अरे यार झूठ, मजाक मत करो सच में, इससे ज्यादा स्लो क्या करें भाई। हाँ, वो बच्चा जरूर बोलेगा स्लो चलो जो क्वेश्चन को नोट कर रहा है फेयर कॉपी में। भाई आपके हिसाब से तो फिर एक क्लास में 5 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, और कॉपी में अगर आप चलती हुई क्लास में फेयर कॉपी में नोट कर रहे हो क्वेश्चन और आंसर को, तो फिर आप मैथ सीखने नहीं आए हो, आप मैथ के नोट्स बनाने आए हो। मैथ सीखने में और मैथ्स के नोट्स बनाने में डिफरेंस है। आप मैथ्स के नोट्स बना रहे हो, तो ये नोट्स तो आप फिर लाइव क्लास में नहीं, बाद में बना लेना जब रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाए। चलिए ये सवाल आराम से पढ़िए। सवाल है, जब 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक संख्या में से कोई समान संख्या घटा दी जाए तो परिणामी संख्या समानुपात में होती है। तो घटाई गई संख्या क्या है। दरअसल आप सुनो, सवाल कह रहा है कि जो ऊपर चार संख्या है ना, 7, 9, 11, 15, ये समानुपात में नहीं है। इनमें से कोई एक संख्या चारों संख्याओं में से घटाओ, कोई समान संख्या इन चारों संख्याओं में से घटाओ, उसके बाद जो संख्या मिलेंगी वो समानुपात में होंगी, वो प्रोपोर्शन में होंगी, ये सवाल ने बोला है। अब कह रहा है बताओ वो एक संख्या क्या है जिसे मैं इन चारों में से घटाऊं और घटने के बाद जो मुझे संख्या मिले वो समानुपातिक हो, यानी कि प्रोपोर्शन में हो। अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन से घटा के देख लो। सपोज अगर मैं ऑप्शन ए मानता हूं, तो 7 में से 3 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 3 गया 8 और 15 में से 3 गया 12, यानी कि आपने हर संख्या में से 3 को घटाया। अब चेक करो, जो ऊपर चार संख्या है क्या ये समानुपातिक है, क्या ये समानुपातिक है बच्चा। चलो चेक करते हैं। पहले की और लास्ट की मल्टीप्लाई बराबर दूसरे के और तीसरे के होने चाहिए। तो 12 चौक 48 और 8 छिंग 48। अरे सर ये तो बराबर हो गया, इसका मतलब है वो मेरा सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, यानी कि हमें 3 को ही घटाना है हर संख्या में से। और जैसे ही हर संख्या में से 3 घटेगा, तो भैया 7 में से 3 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 3 गया 8, 15 में से 3 गया 12, और ये चारों संख्या हमारी समानुपातिक होंगी। और आपसे पूछा घटाई हुई संख्या, वो तो हम सवाल में मानकर चले थे। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। सर बिना ऑप्शन के ही तो असली मेथड है जो मैं बताने वाला हूं आपको।
ये तो जस्ट हमने ऑप्शन टिका के देख लिया, बिना ऑप्शन के देखते हैं क्या है। भाई आपको सवाल तो समझ में आ गया ना, आपको सवाल तो समझ में आ गया कि हमें इन चारों में से कोई एक सिंगल संख्या घटानी पड़ेगी, तब जाकर जो रेशो इन दोनों का होगा, जो रेशो 7/9 का होगा, वही रेशो बाद की दो का यानी कि 11/15 का होगा। कब? जब मैं कोई एक संख्या, मान लो ए इसमें से घटाया, ए इसमें से घटाया, ए इसमें से घटाया, ए इसमें से घटाया, ये जो चारों संख्या हैं, इनमें से मैंने कोई ए संख्या चारों में से बराबर बराबर माइनस कर दी, उसके बाद जो रेशियो दो दो पहली संख्याओं का होगा, वही रेशियो बाद की दो संख्याओं का होगा, वही रेशियो। इतना आपने लिखना है। अब तरीका देखो, तरीका देखो, सामने देखो सभी लोग। तरीका क्या है? ऊपर की जो दो संख्या आपको दिख रही हैं 7 और 11, इनका डिफरेंस, अंतर बताओ। आप कहेंगे सर 4। 9 और 15 का अंतर बताओ। आप कहेंगे सर 6। भाई ऊपर वाली संख्याओं का अंतर और नीचे वाली संख्याओं का अंतर। आप कहेंगे सर ऊपर वाली का अंतर है 4 और नीचे वाली का अंतर है 6। उसके बाद क्या करना है? या तो इस वाले पार्ट को या फिर इस वाले पार्ट को, इन दोनों में से किसी को 4/6 के बराबर कर दो। मैं क्या करता हूं? मैं 7 माइनस ए बटे 9 माइनस ए को बराबर कर देता हूं 4/6 के। तो ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 की गुणा 7 में होगी 21 माइनस 3a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की गुणा 9 में होगी 18 माइनस 2a। देखो 18 इधर आकर 21 में से घटेगा और ये माइनस का 3a उधर जाकर प्लस का 3a हो जाएगा। तो 3 में से 2 गया a और 21 में से 18 गया 3। तो आपको ओरिजिनल संख्या जो घटाई गई है क्या मिल गई? 3 मिल गई। यही आपने करना है, सेम ऐसे ही आपने करना है कि चारों संख्या थी, प्रत्येक में से कोई संख्या घटाई गई। तो मैंने 7 में से भी घटाया, 9 में से भी घटाया, 11 में से भी घटाया, 15 में से भी घटाया। उसके बाद जो रेशियो पहली दो संख्याओं का था, वही रेशियो बाद की दो का हो गया। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात यही तो बोलता है कि अगर आपको 4 संख्या दी हुई है तो जो रेशियो पहली दो का होगा, वही रेशियो बाद की दो का होगा। उसके बाद आपने क्या किया? इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 6। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 6। या तो इसको या फिर इसको 4/6 के बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू निकाली, वो हमें 3 मिल गई। एक और सवाल दूंगा, एक और सवाल दूंगा, ठीक है? एक और कब बचे आपका ये जो टाइम है मंडे से 11 बजे हो जाएगा। मैं आपको कल की क्लास में भी बता चुका था कि मंडे से रेगुलर, और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका जो टाइम है वो 11 बजे ही रहेगा। और हमारा टॉपिक जो शुरू होगा वो एलसीएम एंड एचसीएफ होगा। ठीक है, रेगुलर मंडे से हम 11 बजे, 2 बजे की क्लास को 7 बजे शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि दिन में फिर मेरा ऑफिस टाइम था तो वो डिस्टर्ब हुआ टाइम। बस आज तक की ही है ये। मंडे से रेगुलर हम 11 बजे मिलेंगे और टॉपिक हमारा एचसीएफ एलसीएम शुरू होगा। ठीक है भाई, आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, 16, 13 और 23 में प्रत्येक में जोड़ी जानी चाहिए? पिछले सवाल में वो घटाने की बात कर रहा था, इस बार वो जोड़ने की बात कर रहा है। जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपातिक हो। सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन कि भाई 9 प्लस ए, इस बार वो जोड़ने की बात कर रहा है, बटे 16 प्लस ए, बटे 16 प्लस ए बराबर 13 प्लस ए बटे 23 प्लस ए, बटे 23 प्लस ए। हाँ, जो 11 बजे क्लास है वो 2 बजे शिफ्ट हो जाएगी। जो बायो की क्लास आपकी 11 बजे चल रही है वो 2 बजे शिफ्ट हो जाएगी।
मेरी बात हो चुकी है मैडम से। देखो भाई, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आएगा बच्चे, 4। और इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आएगा, 7। किसी एक को, या तो इसको या इसको 4/7 के बराबर कर दो। तो 9+a/16+a बराबर किसके हो जाएगा, 4/7 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 7×9 = 63 प्लस 7a बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16×4 = 64 प्लस 4a। तो 4a इधर आकर 7 में से घटेगा तो 3a आ जाएगा। 63 जो है 64 में से घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया, a हो गया 1/3, है ना भाई, 3 नीचे चला जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। अब देखो, अगर आप इसे ऑप्शन से उठाते तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाते, क्योंकि भाई आप ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू को कहां तक जोड़ते रहते, है ना। तो मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है जो मैंने आपको बताया है। एक और सवाल दूं, वन मोर क्वेश्चन। चलो एक और करते हैं। ये लो, बताओ तो जल्दी से इसका जवाब। देखिए जरा। सवाल कह रहा है कि जब 55, 50, 23 और 22 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है। देखो, इस बार वो प्रत्येक संख्या में से x को घटा रहा है, तो परिणामी संख्या इसी क्रम में समानुपातिक है। ठीक है भाई, कह रहा है बताओ 3, 7 x का चतुर्थ समानुपात। ये तो बाद का काम है, पहले आप x की वैल्यू निकालो जिसको प्रत्येक संख्या में से घटाया गया है। पहले आप उसकी वैल्यू निकालो जिसको प्रत्येक संख्या 55, 50, 23 और 22 में से घटाया गया। कैसे ही आप x की वैल्यू निकालते हो, तुरंत आगे का क्वेश्चन हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर 55 में से भी x को घटाया, बटे 50 में से भी x को घटाया, बराबर 23 में से भी x को घटाया, बटे और 22 में से भी x को घटाया। बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा। भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3। और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, 32 और नीचे का डिफरेंस 28। किसी एक पार्ट को, या तो इसको या इसको 32/28 के बराबर कर दो। तो 55 - x बटे 50 - x बराबर किसके करना है, 32/28 के। भाई 4 से काटे, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 की 55 में करोगे 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 3 = 38, -7x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8×5 = 40, 400, -8x। क्या करो, ये माइनस का 8x इधर ले आओ, 385 को उधर ले जाओ। तो ये माइनस का 8x इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और उधर 400 - 385। तो 8 में से 7 गया 1, x बराबर 15 आ गया। कितनी आ गई बच्चे x की वैल्यू, x की वैल्यू आपने कहा सर 15 आ गई। अब सवाल ने बोला है कि 3, 7 और x का चतुर्थ अनुपात बताओ। अब ये सवाल मैं थोड़ी देर के लिए यहां होल्ड कर रहा हूं, मैं आगे सॉल्व नहीं करा रहा इस सवाल को। थोड़ी देर बाद वापस आएंगे हम इसी सवाल के ऊपर। हमने x की वैल्यू निकाली और हमारे पास दूसरा सवाल तैयार हो गया कि 3, 7 और x का चतुर्थ समानुपात, x की वैल्यू 15 आ गई। हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, उससे पहले ये सवाल और करो फिर। चलिए करेंगे बच्चे इस सवाल को, मैं वापस आऊंगा उसी सवाल पे, टेंशन ना लो। अभी फिलहाल ये करो आप।
कह रहा है 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से क्या घटाया जाता है ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हैं। तो बताओ x+4 x/2 - 1 के बीच अनुपातिक माध्य बताओ। प्रत्येक से यहां x लिख लेना, प्रत्येक से x घटाया जाता है। इंग्लिश में ठीक है, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 21, 22, 60 एंड 64 द नंबर्स ऑब्टेन इज इन ऑर्डर आर द प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रत्येक में से x को घटाया। सबसे पहले x की वैल्यू निकालो। भाई 21 में से भी घटाया है, दूसरी संख्या है 22 में से भी घटाया है, बराबर 60 में से भी घटाया है और 64 में से भी घटाया है। तो हमारे पास टारगेट है x की वैल्यू को निकालना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो इन दोनों का डिफरेंस, भाई 10 में से 1 गया 9, 5 में से 2 गया 3, इन दोनों का डिफरेंस 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4। अब आप 21 माइनस एक्स बटे 22 माइनस एक्स को किसके बराबर करेंगे? 39/42 के। भाई 3 से काटेंगे 13 बार, 3 से काटेंगे 14 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू, तो अगर मैं 14 की मल्टीप्लाई इधर करता हूं, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29, माइनस 14x, और 13 की मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, माइनस का 13x। अब क्या करो, आप ये माइनस के 14x को उधर ले जाओ और 286 को इधर ले आओ, तो माइनस का 14x उधर जाकर प्लस का 14x हो जाएगा, माइनस का 13x, और ये 286 इधर आ जाएगा। आपका जवाब होगा 294 माइनस 286, ये आ जाएगा x बराबर 4 और 4 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब सवाल कहता है कि x+4 और x/2 - 1 के बीच अनुपातिक माध्य मीन प्रोपोर्शन बताओ। x की वैल्यू आ गई। मैं इस सवाल को भी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूं, फिर आऊंगा, दो सवालों पे वापस आऊंगा, इस पे और इसके पहले वाले पे, दोनों पे वापस आऊंगा। मैं अब अगला टाइप शुरू कर रहा हूं। आपने देखो इसमें भी x की वैल्यू निकाल दी और इसमें भी, मैं वापस आने वाला हूं अगले 5 मिनट में। अब हम अगला टाइप शुरू करेंगे। अगले टाइप में जो चीज मैंने दो क्वेश्चन छोड़े हैं ना, उनमें पूछी गई है, एक में चतुर्थ अनुपात, एक में मध्य अनुपात, वही मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। वो आप पढ़ेंगे, फिर उन सवालों पर जाकर आप बहुत स्पीड से कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। चलो भाई, कोई प्रोपोर्शनल कंडीशन को कैसे लिखा जाता है? A/B समानुपात C/D, ऐसे लिखा जाता है ना, A/B समानुपात C/D। आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। पहले वाले को क्या बोलते हैं? प्रथम अनुपात। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रथम अनुपात, प्रथमानुपात, प्रथमानुपात, या फिर जिसको फर्स्ट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। दूसरे वाले को क्या कहते हैं? द्वितीय अनुपात, द्वितीयानुपात, जिसको हम क्या कहते हैं? सेकंड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? सेकंड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तीसरे वाले को क्या बोला जाता है? तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, और जिसको हम थर्ड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। और जो लास्ट वाला है उसको क्या कहते हैं? चतुर्थ अनुपात, जिसको हम फोर्थ प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन भी बोलते हैं।
तो ये तो जनरल, जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये जनरल कंडीशन है कि ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी, जनरल कंडीशन, जिसमें पहले वाले टर्म को प्रथम अनुपात, दूसरे वाले को द्वितीय, तीसरे वाले को तृतीय और चौथे वाले को चतुर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इनमें से क्या करेगा, किसी एक को गायब कर देगा, बाकी तीन की वैल्यू दे देगा और उसे हमें मल्टीप्लाई करके निकालना है। और वो हम 3 सवाल ऐसे मैं करवा चुका हूं आपको कि पहले की और चौथे की मल्टीप्लाई बराबर दूसरे की और तीसरे की मल्टीप्लाई, ऐसे करके मैं करा चुका हूं कि फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इन्हीं प्रोपोर्शन में आपके 3 केस स्पेशल केस बनते हैं, जिनसे सवाल एसएससी में आज तक बनता आया है, बन रहा है और बनता रहेगा, उन्हीं 3 स्पेशल केसेस के ऊपर। अब वो 3 स्पेशल केस क्या हैं? 3 स्पेशल केस, 3 स्पेशल केस इन्हीं में से निकले हैं, वो इन्हीं में से तीनों स्पेशल केस निकले हैं। पहला है आपका मध्य अनुपात। क्या है बच्चे? मध्य अनुपात। मध्य अनुपात या फिर जिसको अनुपातिक माध्य भी कहते हैं, अनुपातिक माध्य, माध्य भी कहते हैं, और इंग्लिश में जिसको कहा जाता है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। ये आपका पहला स्पेशल केस है कि मध्य अनुपात या अनुपातिक माध्य या फिर जिसको मीन प्रोपोर्शन भी बोला जाएगा। दरअसल आपको 2 संख्या दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी? आपको 2 संख्या दी जाएंगी, ए और बी। क्वेश्चन में 2 संख्या दी जाएंगी, ए और बी, और आपसे कहेगा कि ए और बी का मध्य अनुपात बताओ, ए और बी का मध्य अनुपात बताओ। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी? ए और बी का मध्य अनुपात। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? पहली संख्या हमारी ए रहेगी, दूसरी और तीसरी संख्या को गायब कर देगा, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को गायब कर देगा, और चौथी संख्या हमारी बी रहेगी। यानी कि दरअसल हमें करना क्या है कि हमारी 2 संख्या है ए और बी, और इनके बिल्कुल बीचों बीच वाला रेशियो बताना है क्या होगा। तो भाई 2 संख्याओं का क्या 2 अलग अलग माध्य हो सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर इस कोने पे बैठा दो, एक नंबर इस कोने पे बैठा दो, क्या इनका जो सेंटर पॉइंट है वो अलग अलग हो सकता है? नहीं, दोनों का एक ही सेंटर पॉइंट होगा। तो भाई ए और बी 2 संख्या अगर मैं 2 कोने पे बैठा दूं तो दोनों का जो माध्य होगा वो एक ही होगा। अब अगर दोनों का माध्य एक ही है तो जो बीच वाली संख्या है ये बराबर होके एक्स के बराबर हो जाएंगी, वही इनका मिड पॉइंट है, वही इनका माध्य है कुल मिलाकर जो बीच वाली संख्या है। तो पहली और लास्ट की मल्टीप्लाई, दूसरी और तीसरे की मल्टीप्लाई, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, पहली और लास्ट की मल्टीप्लाई। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए बी। और यही आपको डायरेक्ट याद रखना है, आपको कोई मतलब नहीं है इनसे। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखवा सकता था, मैं डायरेक्ट आपको बच्चा फॉर्मूला लिखवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखवाया। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपको कि 2 संख्या को देकर मध्य अनुपात पूछेगा, मतलब 2 कोने पे 2 संख्या रहेंगी, उनका मिड पॉइंट एक ही रहेगा, मध्य वाला अनुपात, बीच वाला रेशियो वो एक ही रहेगा। तो भैया ये और ये दोनों बराबर वैल्यू एक्स के बराबर हो जाएंगी, पहली और लास्ट की मल्टीप्लाई, दूसरी और तीसरे की मल्टीप्लाई, तो जो मध्य अनुपात है वो अंडर रूट ऑफ ए बी के बराबर होगा। क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए बी। 2 संख्या देकर मध्य अनुपात पूछेगा तो आप तुरंत कहेंगे कि सर रूट ए बी। क्या कहेंगे? रूट ए बी। दूसरा स्पेशल केस है तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, जिसको हम क्या कहते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है भाई,
थर्ड प्रोपोर्शन के केस में भी आपको दो ही संख्या देगा और उनका तीसरा अनुपात पूछेगा। इस केस में भी दो ही संख्या देगा और तीसरा रेशियो पूछेगा, क्या होगा? बताएगा कोई मुझे? आपसे कहेगा ए और बी का तृतीय अनुपात, ए और बी का तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। दरअसल इसमें क्या है कि इसमें एक और दो, पहली दो संख्या तो यही रहेंगी, एक तीसरी संख्या और होगी जिसको उसने पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसको लिखा जाता है कि जो रेशियो हमारा ए और बी का होगा, जो रेशियो हमारा पहली दो संख्या का होगा, पहली और दूसरी का, वही रेशियो दूसरी और तीसरी संख्या का होगा। दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या हमें नहीं पता, जिसे वो पूछ रहा है उसे मैंने एक्स मान लिया। सेम, जो रेशियो पहली दो संख्या का होगा वही रेशियो दूसरी और तीसरी का होगा जिसे उसने पूछा है। चौथी संख्या नहीं है, यहां पर तीन ही संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी जो वो पूछ रहा है। तो वही अब पहली और चौथी की मल्टीप्लाई, दूसरी और तीसरी की मल्टीप्लाई, तो ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, और यहां से एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। और यही फॉर्मूला है बच्चा जो आपने याद रखना है कि अगर आपको कोई तीन नंबर देगा, आपको कोई तीन संख्या देगा और आपसे कहेगा बताओ इनका थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि बी स्क्वायर अपॉन ए, दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या से डिवाइड कर दो। दूसरा स्पेशल केस क्लियर है। अब आते हैं तीसरे स्पेशल केस पे, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, वैसे यही तीन स्पेशल केस हैं, एक तो मध्य अनुपात, एक तृतीय अनुपात और एक चतुर्थ अनुपात। तीन स्पेशल केस है। अब ये मत कहना सर द्वितीय अनुपात कहाँ गया, वो स्पेशल केस में नहीं है, वो तो जनरल केस में है। वो द्वितीय अनुपात है ना, वो जनरल केस में है। स्पेशल केस में तो ये तीनों ही आते हैं, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात यानी कि तीन नंबर देगा आपको, चौथा अनुपात पूछेगा, आपसे कहेगा ए बी सी, तीन संख्या देकर आपसे उनसे पूछेगा ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। फोर्थ प्रोपोर्शन ये आपसे पूछेगा कि ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन, तीन नंबर आपको देगा और उनका चौथा अनुपात पूछेगा। तो इनको लिखने का तरीका क्या है भाई? जो रेशियो ए और बी का होगा वही रेशियो सी और कोई चौथा रेशियो जिसके बारे में उसने पूछा है उसका होगा। तो पहली और लास्ट की मल्टीप्लाई, दूसरी और तीसरी की मल्टीप्लाई, बी गुणा सी। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? बी गुणा सी बटा ए। और यही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि अगर आपको तीन नंबर दे ए बी सी और आपसे कहे बताओ इनका फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो आप कहेंगे कि सर दूसरी और तीसरी की गुणा करके पहली से डिवाइड कर दो, पी इंटू सी बाई ए। क्या आपको तीनों स्पेशल केस समझ में आ गए? भाई ये तो जनरल केस है। जनरल केस में तो हमने क्वेश्चन कर लिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कर लिए, पहली दूसरे की मल्टीप्लाई, दूसरी तीसरे की मल्टीप्लाई, तीन सवाल मैं आपको करा चुका हूं। स्पेशल केस है मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन, ए बी का रूट ए बी होता है। तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, ए बी का बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। चतुर्थ अनुपात ए बी सी का बी गुणा सी बाई ए होता है। क्या मैं सवालों की तरफ चल सकता हूं?
सवालों की तरफ चलने से पहले वापस उन्हीं दो सवालों पे आते हैं जिनको हम बीच में छोड़कर आए थे। जैसे ये रहा हमारे पास सवाल, हमसे पूछा था 3, 7 और x का चतुर्थ अनुपात बताओ। 3, 7 और x, तो 3, 7 और x की जगह क्या है 15, x की जगह हमने 15 ले लिया। अब मैं अगर इसका चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन, मैं इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालता हूं, तो क्या आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं कि इसका फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है? b गुणा सी। भाई तीन संख्या दी हुई है और आपसे चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, तो दूसरी गुणा तीसरी बटा पहली। पहली संख्या क्या है 3, तो 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35। क्या हमारा जवाब आ गया? तो हमने कर लिया ये वाला सवाल। एक और जो छूटा हुआ था उसे देखें, इसे भी देख लो कि x की वैल्यू 8 हमने निकाल दी। आपसे कह रहा है कि x+4 और x/2 - 1 का अनुपातिक माध्य। अनुपातिक माध्य यानी कि मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो पहले तो x+4 की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8+4 कितना हो जाएगा 12। यहां 8 रखेंगे, 8/2 - 1, 2 चौके 8 और 4 में से 1 गया 3। ये 3 है, ये 12 है। आपसे पूछेगा 12 और 3 का अनुपातिक माध्य, मीन प्रोपोर्शन। तो बच्चे दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन, तो आप किस किस का? 12 और 3 का। 12 और 3 का मीन प्रोपोर्शन होता है √(ab). तो √12 गुणा 3 यानी कि 36, और 36 का अंडर रूट होता है 6। भाई 36 का अंडर रूट क्या होता है? ऑप्शन सी है ये। तो 36 का अंडर रूट क्या होता है? 6 होता है। दोनों सवाल हो गए, दोनों सवाल हो गए ना। इसका आंसर कितना आया 6, उसका आंसर कितना आया 8। एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है सर सेकंड प्रोपोर्शन भी पूछता है। अरे भाई पूछता है तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? सेकंड प्रोपोर्शन का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता मेरे भाई, मेरे गुरु। सेकंड प्रोपोर्शन मैंने बोला तो तुमसे कि अगर सेकंड प्रोपोर्शन पूछेगा तो इसी जनरल केस से हम निकाल देंगे। भाई क्या चाहते हो तुम? सेकंड प्रोपोर्शन को मैं स्पेशल केस में डालूं अगर पूछता है तो? भाई स्पेशल 3 ही केस होते हैं। मैंने ये मना किया कि सेकंड प्रोपोर्शन नाम की कोई चीज नहीं होती या सेकंड प्रोपोर्शन पूछता ही नहीं, ऐसे बोला मैंने? आपने पूरी बात सुनी मेरी? मैंने क्या बोला कि अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चतुर्थ पूछेगा तो जनरल केस हमारे पास है, 3 स्पेशल केस होते हैं। लेकिन तुम चाहते हो कि इन्हें भी, सेकंड प्रोपोर्शन को भी रिजर्वेशन मिले। क्या चाहते हो? रिजर्वेशन दिलवाऊं सेकंड प्रोपोर्शन को भी मैं? रिजर्वेशन केवल 3 लोगों का है, मध्य अनुपात का, तृतीय अनुपात का और चतुर्थ अनुपात का। इनके अलावा किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सब जनरल कैटेगरी में है। ओके चलो आगे चलते हैं। ये सवाल का जवाब बताओ जल्दी से मुझे। छह और 150 का मध्य अनुपात, 6 और 150 का मध्य अनुपात। बच्चे ए और बी का मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात कहेगा तो आप जानते हैं √(ab) होता है। तो 6 गुणा 150 तो क्या आ जाएगा? √15 छिक्के 90 यानी कि 900। तो अंडर रूट के अंदर अगर 2 जीरो हैं तो 1 जीरो बाहर लिख दो। अंडर रूट के अंदर अगर 2 जीरो हैं तो 1 जीरो बाहर लिख दो। और अंडर रूट के अंदर अगर 9 है तो 9 का रूट होता है 3। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। कल सैटरडे है, नॉर्मली सैटरडे संडे में आपकी क्लास होती नहीं है। अब चूंकि मंडे से हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, तो कल एक छोटी सी 45 मिनट की क्लास, 45-50 मिनट की क्लास कल सैटरडे में शाम को 7 बजे और रख लेंगे इसी टाइम, है ना। उससे क्या होगा? हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मंडे को फिर फ्रेश टॉपिक एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे। आज और मैं 1 घंटा अगर क्लास खींच दूं तो ये टॉपिक एंड हो जाएगा। लेकिन
कोई फायदा नहीं होगा, आपकी एनर्जी इस टाइम खत्म हो चुकी है, सुबह से आप क्लास ले रहे हो, मैं जानता हूँ। तो कल 7 बजे और ले लेंगे एक क्लास, ठीक है? चलो, तब तक मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दे के जा रहा हूँ, तो ठीक है। ये जो 3 स्पेशल केस बाकी चीजें कराई हैं, कल इनका रिवीजन करके आना। तो कल 7 बजे उसे कर लेंगे हम क्लास को, और मंडे को फिर हम सुबह 11 बजे से रेगुलर चल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्लास को दोबारा देख लो। ऐसा नहीं है, ये क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, अगर तुम दोबारा देखोगे तो भैया ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी ऐसे बाल पकड़ के नोच दूंगा, हाँ भाई तूने देख ली पहले ये क्लास, दोबारा क्यों देख रहा है। तुम 10 बार देखो, मैं रिकॉर्डेड क्लास में से निकल के तुमसे ये नहीं कहूंगा ना तूने देख ली है क्लास, तू मत देख। मैं तो एज इट इज पढ़ाता रहूंगा, लेकिन हो सकता है सेकंड टाइम देखने से आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो मिलते हैं कल सैटरडे को, स्पेशल क्लास है, रेगुलर सैटरडे को क्लास नहीं होगी, स्पेशल क्लास है कल, ये मान लो। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।